खबर हटके में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। बेस कैंपों में रुके तीर्थ यात्रियों के लिए किया गया है शानदार इंतजाम। सरकार और प्रशासन की व्यवस्था से प्रसन्न दिखे भक्त। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। गाजियाबाद के भीकनपुर में गंभीर बीमारियों की जांच के साथ टेली कंसल्टेशन में मिल रही है विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह। गुजरात में वडोदरा के विद्युत बोर्ड विद्यालय की अनोखी पहल। छात्रों के लिए बनाया यूनिफॉर्म और शू बैग। पिछले 5 वर्षों में 300 से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त में मिली है सुविधा। जिनेवा में AI फॉर गुड ग्लोबल शिखर सम्मेलन का किया गया आयोजन। दुनिया के सबसे स्मार्ट रोबोट्स की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया इंसान और रोबोट साथ मिलकर करेंगे एक बेहतर भविष्य का निर्माण। OMG 2 का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज। सावन के महीने में महाकाल की आराधना में डूबे दिखे पंकज त्रिपाठी और भोले भंडारी बने अक्षय कुमार। 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। सुर्खियों के बाद में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई खबर की। अमरनाथ यात्रा पर निकले कुछ तीर्थयात्री जहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने में कामयाब हुए, तो वहीं भारी बारिश की वजह से कुछ लोगों को रास्ते में ही रुकना पड़ा है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से रामबन जिले में राजमार्ग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से यात्रा रोक दी गई थी। ऐसे में तीर्थयात्री परेशान होने की बजाय पूरे सुकून के साथ मस्ती में डूबे नजर आए। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। मस्ती में नाचते गाते इन लोगों को देख आपको भी भ्रम हो जाएगा कि ये लोग परेशानी में हैं या किसी उत्सव में शामिल हुए हैं। दरअसल जब खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई, तो बेस कैंप में फंसे यात्री परेशान होने की बजाय आनंद में डूबे नजर आए। सरकार और प्रशासन की तरफ से किए गए खास इंतजाम ने तीर्थयात्रियों को खुश कर दिया। बहुत अच्छा इंतजाम करा हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा खेलने का भी प्रबंध कर रखा है। कैरम बोर्ड है, चेस वगैरह हैं, LED वगैरह लगी हुई हैं। लोगों को देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया है यहाँ पर। मेरे साथ परिवार की 4 लोग हैं और यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रबंध है। रात को रामायण चलाई जाती है, जिसमें यात्री का अच्छी तरह मनोरंजन हो जाता है। रामबन में बनाए गए कैंप में खाने पीने, हेल्थ चेकअप के अलावा चेस, लूडो, कैरम खेलने का पूरा बंदोबस्त किया गया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े स्क्रीनों पर रामायण और महाभारत धारावाहिक दिखाने का इंतजाम किया गया। प्रशासन के सहयोग और व्यवस्था ने तीर्थयात्रियों की यात्रा को शानदार बना दिया। वैसे खाने पीने की सब इच्छा पूरी है। पानी, बिजली, सब सुविधा है। बहुत ही प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और प्रशासन बहुत से इसमें फास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में वो रिपेयरिंग कर रहे हैं। शासन ने जो यहाँ पर यात्री निवास बनाकर ये व्यवस्था चंदकोट में की है, मैंने पहली बार देखा है। शायद लास्ट ईयर से ही चालू हुआ है, 23 साल में। काफी अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती है। देश के कोने कोने से बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना लिए पहुंच रहे यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल सरकार और प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। जाहिर है ऐसी तीर्थयात्रा लोगों के लिए यादगार ही रहेगी। बहरहाल खराब मौसम की वजह से स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और बात सावन की करते हैं। श्रावण मास के पहले सोमवार को जहां हर शिवालय पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही, तो वहीं शिव की नगरी वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराई गई। प्रदेश की सरकार की ओर से शिव भक्तों के लिए रेड कारपेट बिछाकर उन पर फूल बरसाए गए। पुष्प वर्षा करने के दौरान शिव भक्त गदगद नजर आए और हर हर महादेव बोल बम का जय घोष करते नजर आए। वाराणसी में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला। और अगली खबर आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्यदान करना होता है और दान किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर जवान। गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल की पहल से बहुत सारे बच्चे अपने शूज और यूनिफॉर्म जरूरतमंद साथी छात्रों के लिए दान कर रहे हैं। इस मुहिम में बच्चों को काफी लाभ भी मिल रहा है। गुजरात में वडोदरा के विद्युत बोर्ड विद्यालय ने एक अनोखी पहल की है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म और शूज बैंक। विद्युत बोर्ड स्कूल ने अपने छात्रों के लिए एक यूनिफॉर्म और शू बैंक बनाया है, जहां से गरीब बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और शूज उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान इस स्कूल में पढ़ने वाले कई ऐसे बच्चे थे जिनके पास न यूनिफॉर्म होते थे और न ही जूते। इस समस्या को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने जरूरतमंद बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और शू बैंक खोलने का फैसला किया। इस पहल के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 12वीं का पेपर देने के बाद अपना स्कूल यूनिफॉर्म, टाई और जूतों को जरूरतमंद और बेसहारा छोटे बच्चों के लिए दान करते हैं। इनमें कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और जूते के साथ साथ स्कूल बैग और पुरानी किताबें भी दे देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की मदद की जा सके। इस बेहतरीन पहल की तस्वीर को हकीकत बनाने में सभी छात्रों और स्कूल प्रशासन दोनों का ही अहम योगदान है। यूनिफॉर्म और शूज, स्कूल टाई, ये सब हमने बच्चों को फ्री में देते हैं। जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं, उनको हम कांटेक्ट करते हैं कि आप लोग 12वीं कक्षा पास हो गए हैं और आपको अब स्कूल यूनिफॉर्म या पीटी यूनिफॉर्म या जो शूज है वो कुछ काम में आएगा नहीं, तो प्लीज आप हमको डोनेट कीजिए। हम गरीब बच्चों में उसे बांट देंगे और हम कोई बच्चे का फोटो भी क्लिक नहीं करते, किसी का नाम भी नहीं पूछते। जिसको जरूरत होती है वो आता है, हम उनको दिखाते हैं, उसमें से उनको जो अच्छा लगता है उनका माप के मुताबिक वो नाप के मुताबिक वो उसके ले जाता है। इस पहल के तहत हर साल लगभग 70 से 80 छात्र अपना यूनिफॉर्म और जूते स्कूल में जमा करा देते हैं। ये यूनिफॉर्म और शू बैंक पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है और अब तक 300 से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। बच्चे यहाँ आते हैं और अपनी नाप के हिसाब से यूनिफॉर्म और जूते ले जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो भी किसी मासूम की ऐसी ही मदद करेंगे। ये शिक्षा को बढ़ावा देने का भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कभी कभी बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर यूनिफॉर्म और जूते न होने के कारण स्कूल नहीं आते। पर यहाँ की एक स्कूल टीचर का कहना है कि इस मुहिम से बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है। यूनिफॉर्म के साथ हम लोग रेफरेंस बुक जो डाइजेस्ट होती है, स्पेशली मैं साइंस की हूँ तो फिर साइंस के बच्चों के साथ ज्यादा कांटेक्ट रहता है, तो फिर उनके साथ ही वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की जो डाइजेस्ट रेफरेंस बुक और फिर वो आकाश इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट, आरजे विजन, इन सबका जो मटेरियल होता है, जिन जिन बच्चों ने वो क्लास किया है और अभी उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो फिर उनको वो मटेरियल का कुछ काम नहीं है, तो फिर वो बच्चे सामने से बोलते हैं। कई बच्चे तो सामने से आके बोलते हैं कि भाई मैम हमको ये कुछ काम नहीं है, तो अगर आप किसी को जरूरत हो तो आप देना। तो फिर इससे फिर विचार आया कि ये भी शुरू करते हैं। तो फिर ये बायोलॉजी लैब में ही सब वो माइक्रोस्कोप रखने की जगह थी, वो सब कपबोर्ड खाली कर दिया और वहां पे बुक्स सब रख दी। और फिर अभी क्या बुक्स में कैसा है कि बच्चे आके मुझे फोन नंबर लिखाते हैं, नाम लिखाते हैं और बुक्स का नाम लिखते हैं, और फिर 1 साल बाद जब पढ़ाई उनकी खत्म होती है तब मैं वो वापस ले लेती हूँ।
जो बच्चे नहीं दे जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, उनको मैं सामने से फोन करके बुलाती हूँ कि भाई दे जाओ, आपके जैसे और को ये काम आएगा। विद्युत बोर्ड विद्यालय की ये पहल जहां बहुत से गरीब छात्रों की जरूरत पूरी कर रही है, साथ ही छात्रों में दूसरों का ख्याल रखने का जज्बा भी पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में बड़ी संख्या में आम खाने के शौकीन लोग पहुंचे और आम की अलग अलग वैरायटी का लुत्फ उन्होंने मिलकर उठाया। फलों के राजा आम का जायका तो आपने ज़िंदगी में ज़रूर लिया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आम की कितनी प्रजातियों से वाकिफ़ हैं तो आपका क्या जवाब होगा। आज मैं दिल्ली में एक ऐसी एग्जीबिशन में मौजूद हूं जहां इतनी तरह के आम, इतनी प्रकार की आम की प्रजातियां मेरे सामने रखी हुई हैं जो कम से कम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रदर्शनी के अंदर अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के और देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाने वाली आम की प्रजातियां लोगों के देखने के लिए रखी गई हैं। कुछ यहाँ पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं और लोग यहाँ पर आकर आम की इन प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और इनमें से कुछ को खरीद भी रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में हुए इस आम महोत्सव में आम की सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आम उत्पादन करने वाले किसानों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने भी अपने यहाँ विकसित की गई आम की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया। जिसमें जो फ्रंट लाइन में आप देख रहे हैं वो सारी पूसा की वैरायटी है, मिडल लाइन में सारी एक्जोटिक वैरायटी है और उसके बाद जो है वो मदर प्लांट वाली वैरायटी है, जिनके क्रॉस से नई वैरायटी तैयार होती है। उनको ग्राफ्ट करके, क्रॉस करके और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं फिर हमारे पास एक नई वैरायटी होती है। जो ये जो वैरायटी देख रहे हैं प्रोमिजिंग वैरायटी है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वैरायटी है कि अंगूर के बराबर आम से लेके बहुत बड़े साइज़ की आम, जो हमारे खरबूजे वगैरह जैसे ना कहते फजली आम, उसमें जानता था देसी प्रजातियों को। और जो यहाँ पर पूसा के द्वारा स्टॉल उन्होंने वैरायटी का नंबर करके जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो रिसर्च करके डेवलप करते हैं, वो बहुत तरह के आम देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा वातावरण है। साल 1987 से दिल्ली का आम महोत्सव आकर्षण का केंद्र रहता है। इस बार हुए 32वें आम महोत्सव को लेकर भी आम प्रेमियों का वैसा ही उत्साह दिखाई दिया। दुनिया में भले ही हजारों तरह के फल हों, लेकिन इस आम महोत्सव में आम की जितनी प्रजातियां हैं और आम के लिए लोगों में जो दीवानगी है, उसे देखकर ये बात कही जा सकती है कि वाकई दुनिया में फलों का अगर कोई राजा है तो वो आम है। दिल्ली में आमों की इस खास नुमाइश से मालिक अख्तर, डीडी न्यूज़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की खूबसूरत वादियां सैलानियों को शहर का दीवाना बना देती हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इन खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया गया है। आजीविका मिशन के जरिए सड़क पर बनी हुई पहले की दुकानों को बाजार में शिफ्ट करवाया गया है, जो रोज यहां आने जाने वाले सैलानियों और स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। शिमला शहर पहुंचते ही आंखें चार हो जाती हैं। सुबह से सूर्यास्त तक यह शहर अपनी हैरान करने वाली सुंदरता को चारों ओर बिखेरता है। सैलानी यहाँ प्रकृति के आंचल में खो जाते हैं। खुली वादियां मन के भीतर कौतूहल पैदा करती हैं। स्मार्ट सिटी मिशन से शहर की मनमोहक छटा में और भी इजाफा हुआ है। बानगी है शिमला के कार्ट रोड पर तैयार ये आजीविका भवन। भवन में तिब्बती लोगों के लिए करीब 217 दुकानें सजी हैं, जिसमें हर सुविधाएं हैं। निगम और स्मार्ट सिटी की पहल से इसे मूर्त रूप मिला है। जो वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, हर कहीं बैठे हुए हैं और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट करने का एक प्लान था। सबसे पहले जो तिब्बतन मार्केट है, पुरानी तिब्बतन मार्केट लक्कड़ बाजार की तरफ होती थी, तो वहाँ से लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था क्योंकि कंजेशन बहुत होता था। तो उसी को देख करके इनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया है। कभी ये दुकानदार सड़कों पर, पटरियों पर दुकान लगाने को मजबूर थे। मौसम का सितम अलग से था। आज इनके पास अपनी दुकानें हैं जो लिफ्ट, पार्किंग की सुविधाओं से सुसज्जित है। हमें पिछले साल हमें यहाँ शिफ्ट करा दिया गया। दुकान तो बहुत अच्छा पक्का मिल गया है। सरकार को हम तहे दिल से पूरा तिब्बती मार्केट के तरफ से धन्यवाद कहेंगे। आजीविका भवन के आगे 42,68,000 की लागत से फूड कोर्ट का निर्माण हो रहा है। फूड कोर्ट में 9 दुकानें बनी हैं। यहाँ शाम की हलचल में स्थानीय निवासी और पर्यटकों को पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा। जो सर्कुलर रोड है और लिफ्ट के आसपास कोई ऐसा अच्छा
स्थान नहीं है जहाँ टूरिस्ट आकर के कुछ स्नैक्स या कुछ कोई और चीज़ें ग्रहण कर सकें। इसके लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा फूड कोर्ट बनाया हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन से शहर में होटल, हॉलिडे होम से लेकर बेमलोई चौक तक 1200 मीटर का फुटपाथ तैयार हुआ है। 3 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फुटपाथ का फायदा आम जनता से लेकर पर्यटकों को होगा। टोल रोड से नीचे जाते हैं हम लोग जब, तो करीब 2-2.5-3 किलोमीटर के एरिया में लोगों को, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, स्कूल के बच्चे, उन सबको जाने के लिए एक बहुत ही एक शानदार पेडेस्ट्रियनाइज एक पाथ मिल गया उनको। शिमला शहर पैदल यात्रियों के लिए जाना जाता है। यहाँ सैलानी आते हैं, पैदल चलकर शहर और खुली वादियों की खूबसूरती को निहारते हैं। बात पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथ की करें तो शहर में अभी तक 20 किलोमीटर का फुटपाथ बनकर तैयार है। स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए शिमला शहर में 715 करोड़ रुपए की लागत से 209 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। और अगर हम शहर में केवल फुटपाथ की ही बात कर लें, लोगों के पैदल चलने की अगर हम बात कर लें, तो लगभग 20 किलोमीटर का जो फुटपाथ है वो बनकर तैयार हो चुका है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज शिमला। और आपको दिखाते हैं समाज में बदलती तस्वीर की एक कहानी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गांव में रहने वाले लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की बेहतरीन सुविधा मुहैया करा रहे हैं। डीडी न्यूज़ की टीम ने गाजियाबाद के बीकनपुर में एक ऐसे ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जायजा लिया। क्या कुछ दिखा, देखिए इस रिपोर्ट में। कर रही है गरीब का सपना साकार, सलाह के साथ मिल रहा है निशुल्क उपचार। यह महज स्लोगन नहीं बल्कि हकीकत है। इसी हकीकत की पड़ताल करने डीडी न्यूज की टीम पहुंची गाजियाबाद जिले के भीकनपुर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को न केवल देख रहे थे बल्कि गंभीर बीमारियों की जांच भी कर रहे थे। जरूरत पड़ने पर गांव के लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह टेली कंसल्टेशन के जरिए भी दिया जा रहा है। साथ ही गैर संचारी रोग की जाँच की भी सुविधा है। बीपी की जाँच हो रही है, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन तमाम चीज़ों की भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जांच होती है। और इससे ये पता लगाया जाता है कि जो देश में कितना जो गैर संचारी रोग का प्रसार है उसका भी पता लगाया जाता है। और जब गांव के लोग घर के पास ही इन बीमारियों की जब उनकी स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अर्ली डिटेक्शन होता है, ताकि वो अगर किसी की बीमारी की पहचान हो पाती है तो जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में इलाज के लिए जा सके। गांव के पास में बन गया, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। अब बाहर जाने से बचे हैं, धूप में निकलने से बचे हैं, गांव के पास में ही है। छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी बीमारी का सब कुछ यहीं हो जाता है। जिस चीज की जरूरत होती है उसी चीज की दवाई देते हैं, फ्री दवाई देते हैं। देश भर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अब तक 41 करोड़ लोगों की हाइपरटेंशन की जांच, 36 करोड़ से अधिक लोगों की डायबिटीज की जांच, 24 करोड़ से अधिक लोगों की मुंह के कैंसर की जांच, 11 करोड़ से अधिक महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की जांच, करीब 8 करोड़ महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच हुई है। पीएचसी स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 171 तरह की दवाएं मिलती हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे देखिए ये 14 तरह की जांच होती है और ये पूरी लिस्ट लगी हुई है। हीमोग्लोबिन से लेकर के गर्भावस्था की पुष्टि के अलावा पानी में पानी से फैलता है बीमारी उसके बारे में, फाइलेरिया की जांच, इन तमाम तरह की इसमें जांच है, 14 तरह की। और जो टीबी, मान लिया टीबी की जांच के लिए भी आप यहाँ पे बलगम का सैंपल देते हैं और यहाँ से सैंपल जांच के लिए जाता है, तो अगर टीबी का मरीज कोई हो तो उसकी पुष्टि हो जाती है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर आप ब्लड सैंपल यहाँ देते हैं तो जितनी भी ब्लड की जांच होती है वो आपको सब कुछ जांच होकर के यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगा। तो ये तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को उनके घर के पास ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल रही है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वेलनेस कैलेंडर भी लगी है, यानी लोगों को सेहत की देखभाल के साथ उनको स्वस्थ रहने की गुर भी सिखाए जाते हैं। कम्युनिटी के अंदर सभी कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं उनको बुलाते हैं और इन एक्टिविटीज के बारे में उनको अवेयर भी करते हैं।
प्लस इनको डे के रूप में मनाते हैं, कम्युनिटी को बताते हैं और उनको फॉलो अप करवाते हैं सर। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या ना हो, इसके लिए पोषण तस्तरी के जरिए उन्हें पोषण के प्रति जागरूक भी किया जाता है और अपने थाली में क्या लेना है ये भी बताया जाता है। गाजियाबाद जिले के तमाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल रही है। यहाँ पे हम ओपीडी की सुविधाएं देते हैं, जांच की सुविधाएं देते हैं, प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधाएं देते हैं और मानसिक रोग की उनकी सुविधाएं देते हैं तथा योग की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इनमें से 1,20,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश की स्वास्थ्य सुविधा का आधार है और देश के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। और आपको दिखाते हैं खबर ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी हुई। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 2 दिवसीय AI फॉर गुड ग्लोबल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 51 रोबोट करीब 3000 एक्सपर्ट्स के साथ आए हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की गई कि दुनिया को AI से कोई खतरा नहीं है, बल्कि इंसान और रोबोट साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। It's gonna be a wild ride, my friend. Let's do this. It's nice to see you again. आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, बल्कि AI तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 2 दिवसीय AI गुड फॉर ग्लोबल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में पहली बार दुनिया के सामने स्मार्ट रोबोटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दरअसल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने ह्यूमन लाइफ और इस प्लैनेट की बेहतरी के लिए 17 सस्टेनेबल गोल्स निर्धारित किए थे, जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए रोबोट्स की मदद ली जाएगी। इसी सिलसिले में कई ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने स्विट्जरलैंड में चल रहे यूनाइटेड नेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित AI फॉर गुड कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने बारे में सबको बताया, साथ ही अपनी स्किल्स का प्रदर्शन भी किया। इन्हीं रोबोट्स स्टार्स में से एक नादिन भी हैं, जो स्पेशल रोबोट हैं। It's gonna be a wild ride, my friend. Let's do this. मैं एक रोबोट हूँ। मेरी शारीरिक शक्ल इंसानों जैसी है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने कहा कि AI निष्पक्ष डेटा प्रदान करता है, जबकि मनुष्य सटीक निर्णय लेने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता प्रदान करता है। साथ मिलकर हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। वहीं नादिन को बनाने वाली जिनेवा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नादिया मैग्रेनेट थामल ने बताया कि नादिन न सिर्फ भावनाओं को समझ सकती है, बल्कि लोगों को याद भी रख सकती है। मुझे जीवन देने पर मैं उनकी आभारी हूँ और मुझे उनकी रचना होने पर गर्व है। अब इनसे मिलिए, ये हैं सोफिया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए पहली रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर है ना, एकदम हटकर। इसे हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। सोफिया संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली पहली नॉन ह्यूमन रोबोट हैं। जहां एक तरफ AI की वजह से खलबली मची हुई है, वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया कि दुनिया को AI से कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि इंसान और रोबोट मिलकर बेहतर भविष्य बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर दिखाते हैं आपको बायोस्कोप की दुनिया से जुड़ी हुई। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और परेश रावल अभिनीत फिल्म ओ माई गॉड 2 का टीजर आज रिलीज हो गया है। टीजर काफी धमाकेदार नजर आ रहा है। इसमें आस्तिक और नास्तिक, भगवान और आस्था पर चर्चा की गई है। सभी सितारों के लुक शानदार हैं और पूरे टीजर के दौरान हर हर महादेव और जय महाकाल जैसे जयकारे गूंज रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने ऐसे कई किरदार निभाए हैं जिन्हें सालों तक के लोग भूल नहीं सके। एक ऐसा ही किरदार था ओ माई गॉड में भगवान कृष्ण का। अब 11 साल के बाद इस फिल्म का सीक्वल OMG 2 रिलीज होने वाला है। फिल्म की रिलीज से ठीक 1 महीने पहले मेकर्स ने आज इसका टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। टीजर में वह भगवान शिव की पूजा पाठ में डूबे पंकज त्रिपाठी को साक्षात दर्शन देते नजर आ रहे हैं। OMG 2 के टीजर ने विश्व फिल्म में प्रति उत्सुकता बढ़ा दी है। बता दें कि यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कभी भेद नहीं करता।
फिर चाहे वो नास्तिक कांजीलाल मेहता हो या फिर आस्तिक कांति शरण मुदगल, और तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। तो इसी खबर के साथ खबर हटके के अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।